तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनका उत्तर देखेंगे। जैसे कि प्रश्न है पहला, अकबर के समय दहसाला प्रबंध का वर्णन कीजिए। दहसाला प्रबंध सबसे पहले परिचय देंगे, लिखेंगे अकबर ने 1580 ईस्वी में दहसाला प्रबंध को प्रारंभ किया और उसे लगान व्यवस्था का स्थायी स्वरूप प्रदान किया। उस समय राजा टोडरमल अर्थ मंत्री एवं मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। दहसाला प्रबंध को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं क्योंकि यह टोडरमल के ही दिमाग की उपज थी। यह लगान को स्थायी रूप प्रदान करने की एक व्यवस्था थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। भूमि की माप हेतु बांस की जरीब गज इलाही जो कि 33.5 इंच 33.5 इंच की थी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे कि गज इलाही कहा गया। क्षेत्रफल की इकाई बीघा मानी गई, जो गज 60 बाई 60 3600 वर्ग गज होता था। एक बीघा बराबर 3600 वर्ग गज। गज इलाही जो थी इसकी भूमि के नाप हेतु बांस की जरीब थी। शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, यहाँ गज इलाही। दूसरा पॉइंट है, कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ओलज, पोती, चाचर या कहीं कहीं छच्छर भी लिखा मिलता है, और बंजर भूमि। ओलज भूमि क्या थी? श्रेष्ठ भूमि होती थी जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। पर्वतीय भूमि जिसे अपनी उत्पादकता शक्ति को पुनः संचित करने के लिए 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। छच्छर या चाचर भूमि जिस पर 3 से 4 वर्ष खेती नहीं होती थी, और बंजर भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती नहीं होती थी। इन खेती योग्य भूमियों के आधार पर ही लगान का निर्धारण होता था। ओलज, पर्वतीय, चाचर और बंजर। सेकंड विशेषता हुई। थर्ड विशेषता, ओलज, पर्वतीय, छच्छर भूमि को भी 3 भागों में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और खराब। उत्तम, मध्यम और खराब में यह वर्गीकृत थी। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक प्रकार की भूमि की पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगाकर उस भूमि की औसत पैदावार का पता लगाया जाता था, और इस औसत पैदावार का लगान निश्चित करने का आधार मानकर अगले 10 वर्षों के लिए किसानों से लगान निश्चित कर दिया जाता था, और लगान वसूली नकदी में होती थी। इन जो खेती योग्य भूमि थी उन्हें देखा जाता था कि 10 वर्षों में कितना पैदावार हुआ है, फिर उसका औसत निकाला जाता था। 10 वर्षों में कितना मिला है अनाज, फिर उससे औसत निकाला जाता था, और फिर उसी को आधार मानकर अगले 10 वर्षों के लिए जो भी लगान होता था वो निश्चित कर दिया जाता था। इस प्रकार लगान का निर्धारण होता था। पांचवी विशेषता है, राज्य का हिस्सा अथवा लगान पैदावार का 1/3 भाग होता था। नेक्स्ट है, दहसाला प्रबंध संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। दहसाला प्रबंध संपूर्ण राज्य में नहीं था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियां थी। जैसे कुछ प्रणाली थी गल्ला बख्शी या बटाई। इसमें क्या होता था, फसल का किसान और राज्य में बंटवारा होता था। दूसरी थी नष्क अथवा कानकूट, बिना पैमाइश की, इसमें पैमाइश नहीं होती थी। इसमें अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर दी जाती थी। जो भी फसल है उसका एक अनुमान लगाते थे कितनी फसल होगी, उसी के आधार पर लगान निश्चित होती थी। तीसरी थी जब्ती अथवा नकदी, पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर लगान तय। अकबर ने सिकरोड़ी पद्धति भी कहा है, ये अकबर की सिकरोड़ी पद्धति थी। इसमें पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर जब्ती अथवा नकदी। इस प्रकार से दहसाला बंदोबस्त के अलावा भी प्रणालियां थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी। गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नष्क अथवा कानकूट, जब्ती अथवा नकदी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, दहसाला प्रबंध के लाभ क्या थे। भूमि माप की जांच संभव हो सकी, अधिकारियों की मनमानी समाप्त हो गई, और राजस्व की मांग में उतार चढ़ाव में कमी आई। क्योंकि एक निश्चित पद्धति थी इसलिए उतार चढ़ाव की कमी हुई, मनमानी समाप्त हुई, भ्रष्टाचार को लगाम मिली। दोष क्या थे, फिर भी हर व्यवस्था में कुछ न कुछ दोष होते हैं। यहाँ पर भी लगान कर्मचारी भ्रष्ट थे, किसानों से लगान अधिक मात्रा में लिया गया था।
भ्रष्टाचार के कारण किसानों से अधिक मात्रा में लगान हुआ, किसानों का शोषण किया गया। अब इसकी सीमाएं क्या क्या थी? गौशाला बंदोबस्त की सीमा, उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को भुगतना पड़ता था। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उत्पादकता निश्चित नहीं होती थी और किसानों को जो लगान निश्चित होता था अगले 10 वर्षों के लिए वही लगान देना पड़ता था, अतः किसानों का शोषण होने लगा। यह एक महंगी प्रणाली थी। समाप्त करने वाले के लिए प्रति बीघा के दाम की दर पर जरिमाना दिया जाता था। उसमें जो भी नाप करता था उसे जरिमाना के रूप में शुल्क दिया जाता था, इसलिए यह एक महंगी पद्धति थी। इसकी सीमाएं हुई। निष्कर्ष लिखेंगे। अकबर की व्यवस्था में किसानों से राज्य का प्रत्यक्ष संपर्क था। यहाँ तक कि जमींदारों की भूमि का देखभाल भी शाही कर्मचारियों के हाथ में थी। इससे जागीरदार अथवा जमींदार जैसे शोषण करने वाले वर्ग का अकबर के समय नहीं थे। इस कारण यह व्यवस्था पूर्णतः सफल थी। जागीरदारी व्यवस्था नहीं थी, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क में था। जमींदारों की भी भूमि की देखभाल शाही कर्मचारी करते थे, अतः यह व्यवस्था पूर्णतः सफल रही। इस तरह से हम गौशाला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त के बारे में लिखेंगे। विशेषताएं, भूमि के प्रकार क्या थे उस समय भूमि के, और गौशाला बंदोबस्त के अलावा किस किस प्रणाली का उपयोग हुआ, इसके लाभ, इसके दोष, इसकी सीमाएं और अंत में निष्कर्ष से हम अपना आंसर समाप्त करेंगे। 200 वर्ड्स में यह क्वेश्चन आने की संभावना है। पूर्व की मुख्य परीक्षाओं में आप पेपर उठा के देखिए, यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व की परीक्षा में आया है, जहांगीर की चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। हम 7 मार्क्स में यह क्वेश्चन 100 वर्ड्स में ही लिखने आया है। देखते हैं। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का युग था। जहांगीर के काल की चित्रकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, एक मुरक्का के रूप में, एक डेकोरेटेड मार्जिन के रूप में। डेकोरेटेड मार्जिन जो कि ये दिख रहा है आपको, मार्जिन को डेकोरेट किया गया है। और सेकंड है मुरक्का, मतलब पशु पक्षी, फल फूल, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सभी की आकृति रहती थी। जहांगीर के समय छवि चित्रण की तुलना में पांडुलिपि के चित्रण का महत्व कम हो गया है। छवि चित्रण की छवि, जैसे मनुष्य की छवि, राजाओं सम्राटों की छवि, ये सभी छवि का चित्रण होने लगा। इसमें दो नए तत्व जोड़ गए थे। रूपवादी शैली की प्रधानता थी। चित्रकला को यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया गया। फूल पत्तियों, पेड़ पौधों, मनुष्य की आकृतियों के अद्भुत चित्रण किया गया। ये हमारी चित्रकला के नए तत्व हैं जो उस समय थे। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, यह है, और छवि चित्रण का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से हम विशेषताएं तत्वों को लिखेंगे। उस समय के महान चित्रकारों के उदाहरण दे देंगे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। एक चित्रकला का उदाहरण दे देंगे हम, तो जो कि जहांगीरी, जो कि स्वयं में एक मात्र पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है। जहांगीर के काल को चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में दर्शाती है। तो जो कि जहांगीरी, जो कि एक पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है। निष्कर्ष लिखेंगे। जहांगीर स्वयं चित्रकला की समस्त बारीकियों को जानता था। वह स्वयं कहता था कि अगर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो मैं बता सकता हूँ कि किसका चित्र है और किस कलाकार की कृति है। देख सकते हैं कितना निपुण था जहांगीर चित्रकला में। आंखों में पट्टी बांधने के बाद भी बता देता था। जहांगीर ने चित्रकला से अपने प्रेम को इतना प्रस्तुत किया कि इतिहासकारों ने इसके युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। नेक्स्ट पूर्व की परीक्षा में आया हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था पर टिप्पणी आ सकती है। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्व में आए हुए हैं प्रश्न, हम देखते हैं आंसर। मुगलों की सैन्य व्यवस्था एक मजबूत, सुसज्जित, संगठित और शक्तिशाली सेना थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था मजबूत थी, सुसज्जित थी, संगठित थी और शक्तिशाली थी। मुगल सेना में निम्नलिखित 3 प्रकार के सैनिक और अधिकारी होते थे: मनसबदार, अहदी और दाखिली सैनिक। पहले हम सैन्य व्यवस्था का वर्णन करेंगे। सैन्य व्यवस्था में 3 प्रकार के सैनिक थे: मनसबदार और उनके सैनिक थे, अहदी सैनिक थे और दाखिली सैनिक थे। मनसबदार क्या होते थे हम डिटेल में देखेंगे।
अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक थे, और दाखिली सैनिक ये वे सैनिक थे जिनकी भर्ती बादशाह की तरफ से की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। अहदी जो थे, बादशाह जो राजा के सैनिक थे उनको अहदी सैनिक कहते थे, और जो दाखिली सैनिक थे उनकी भर्ती भी राजा की तरफ से की जाती थी, और ये मनसबदारों की सेवा में रहते थे। दाखिली सैनिक मनसबदारों की सेवा करते थे, अहदी राजा की सेवा करते थे, और मनसबदार जो प्रमुख थे। मुगल काल में सेना के 4 भाग थे। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सॉरी 5 भाग थे। मुगल काल में सेना के 5 भाग थे: घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना। घुड़सवार सेना में 2 भाग थे। यह सेना का सर्वश्रेष्ठतम भाग था। इसके 2 भाग थे, एक को बोलते थे बरगीर और एक को बोलते थे सिलेदार। बरगीर थे जिन्हें घोड़ा अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे, और सिलेदार जो अपने शस्त्र घोड़े स्वयं लेकर आते थे। इस प्रकार उनके में 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे, बरगीर और सिलेदार। पैदल सेना, इसके भी 2 भाग थे, बंदूकची और शमशीरबाज। बंदूकची जो बंदूक लेते थे, शमशीरबाज जो तलवारबाजी थे। पैदल सेना में 2 प्रकार के, बंदूकची और शमशीरबाज। हाथी सेना थी, तोपखाना था, इसका प्रधान निर्वक्षी होता था, और नौसेना। यह हमारी सैन्य व्यवस्था हुई। सैन्य व्यवस्था में 3 प्रकार के सैनिक थे, 5 प्रकार की सेना में के भाग थे। अब हम देखते हैं मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की विशेषताएं, जैसे जिसमें मनसबदारी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता मनसब व्यवस्था थी। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी, जिसमें मनसब का अर्थ पद या दर्जा होता था। इस प्रथा अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को मनसब दिया जाता था। मनसब प्रथा का उद्देश्य लिखेंगे हम क्या थे: मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, मुगल अभिजात वर्ग को या कुलीन वर्ग को प्रशासन में शामिल कर उनकी वफादारी राज्य के प्रति सुनिश्चित करना, और तीसरा था सैनिक असैनिक सेवाओं का कुशलता पूर्वक संचालन। यह हमारी मनसबदारी प्रथा के 3 उद्देश्य थे। पहले 3 उद्देश्य: मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अभिजात वर्ग को प्रशासन में शामिल करना, क्योंकि इसमें उच्च पद उच्च वेतन दिया जाता था, तो अभिजात वर्ग इसमें शामिल होता था, और उनकी वफादारी राज्य के प्रति सुनिश्चित करना, और तीसरा था सैनिक असैनिक सेवाओं का कुशलता पूर्वक संचालन। यह हमारे उद्देश्य हुए। मनसब का अर्थ होता है पद या दर्जा। इस प्रथा अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को मनसब दिया जाता था। मनसब का होता है अर्थ है रैंक, एक रैंक होती थी। इसमें मनसब का जो रैंक है 2 प्रकार से दी जाती थी, एक जात के रूप में, एक सवार के रूप में। जात व्यक्तिगत पद, वेतन और व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता था। किसी व्यक्ति को जो जात रहती थी वह उसकी व्यक्तिगत पद, वेतन और व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता था। और सवार मनसब द्वारा बनाए रखी जाने वाली घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। जात और सवार 2। मनसब का दर्जा 2 भागों में था। नियुक्ति कैसे होती थी इनकी? नियुक्ति, पदोन्नति अथवा पदच्युति प्रत्यक्ष सम्राट द्वारा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है जात सवार के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी: प्रथम श्रेणी के मनसबदार, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार और तृतीय श्रेणी के मनसबदार। जो जात थी व्यक्तिगत पद, वेतन और व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता था। यहाँ पर प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार थे उन्हें जितने जात दिए जाते थे और सवार के पद उनको बराबर रखना होता था। जो इन्हें रैंक दी जाती थी उसी के बराबर उन्हें सवार रखना पड़ते थे। और जो द्वितीय श्रेणी थी यहाँ सवार पद जात पद से आधा या आधे से ज्यादा होता था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या अधिक रहती थी जात पद से। तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार थे वहां पर जो घुड़सवार सैनिकों की संख्या है वो जात पद से आधे से कम होती थी। यह मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। जात और सवार उनके लिए मनसब प्रदान करने के 2 भाग थे। प्रथम श्रेणी को बराबर रखना पड़ते थे जात और सवार, द्वितीय श्रेणी में अधिक रखना पड़ते थे सवार पद, और तृतीय श्रेणी में सवार पद कम होते थे। मनसबदारों को किसी भी प्रशासनिक सैनिक पद पर या बादशाह की व्यक्तिगत सेवा में रखा जा सकता था।
इस तरह यह सैनिक एवं असैनिक स्वरूप से युक्त थी। भिन्न भिन्न शासकों के समय मनसबदारी प्रथा में क्या क्या परिवर्तन हुए देखते हैं। अकबर ने यह व्यवस्था आरंभ की तथा जहांगीर ने इसके स्थान पर दो अस्पा पद्धति लाई, जिसके तहत जात पद बढ़ाए बिना ही सवारों की संख्या में वृद्धि की जा सकती थी। इसका फायदा यह हुआ कि राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना ही सैन्य संगठन का विस्तार हुआ। जो जात एक तरह से वेतन था उसको बिना बढ़ाए हुए ही घुड़सवारों की जो संख्या रखना निश्चित थी उसको बढ़ाया जा सकता था। इससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना ही सैन्य संगठन का विस्तार हुआ। और शाहजहां के समय, ये जहांगीर के समय की बात है, दो अस्पा पद्धति आई थी। और शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत महाना वेतन पद्धति लागू की, जिसमें वेतन महीने के आधार पर दिया जाता था। एक महीने वेतन दिया जाता था, महाना पद्धति शाहजहां में। जहांगीर, अकबर और शाहजहां के समय के परिवर्तन हुए। अब हम देखते हैं इसका मूल्यांकन है, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव रहे और क्या नकारात्मक प्रभाव रहे। सकारात्मक प्रभाव, मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हुई। वस्तुतः यह ब्रिटिश सिविल सेवा के इस्पाती ढांचा के समान थी। जो ब्रिटिश सिविल सेवा है उसके ही समान यह मनसबदारी व्यवस्था थी। इसमें संगठित और वफादार प्रशासनिक वर्ग का निर्माण हुआ। राजपूत वर्ग को शासन में शामिल करने में सुगमता हुई, क्योंकि उच्च पद दिए गए। राजपूत वर्ग इससे ओर आकर्षित हुए। सैन्य संगठन का विस्तार हुआ। मुगल राज्य का प्रादेशिक विस्तार हुआ। सैन्य संगठन और प्रादेशिक विस्तार दोनों हुए। शासन के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई, क्योंकि राजा ही उनकी नियुक्ति करता था, इसलिए सत्ता में केंद्रीकरण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए, अतः एकीकरण की भावना जागृत हुई। मनसबदारों की जीवन शैली एवं रुचियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मनसबदारों के पास वेतन अधिक रहता था, उनकी जीवन शैली अच्छी थी, इससे उनको व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, आर्थिक क्षेत्र में लाभ हुआ। मनसबदार आर्थिक रूप से संपन्न थे, इससे विभिन्न कलाकारों लेखकों को संरक्षण मिला। क्षेत्रीय कला साहित्य विकास एवं लोक संगीत को बढ़ावा मिला। इसके फायदा हुए, सकारात्मक प्रभाव दिखे। अब आते हैं नकारात्मक प्रभाव भी थे इस व्यवस्था के। फिजूल खर्ची एवं विलासिता को बढ़ावा मिला, क्योंकि इन्हें वेतन दिया जाता था, विलासिता से रहते थे। और नैतिक पतन हुआ, बेईमानी धोखेबाजी आई सामने मनसबदारों की। इसी के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा में जागीरदारी व्यवस्था भी जोड़ी गई थी। जागीरदारी व्यवस्था अंतर्गत क्या था, जिसमें मनसबदारों को जागीर वेतन के रूप में दिए, जागीर मतलब भूखंड वेतन के रूप में दिए जाते थे, इसलिए इसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा गया। जागीरदारी व्यवस्था अंतर्गत जिसमें मनसबदारों को जागीर वेतन के रूप में दी जाती थी, इससे जागीरदारों की शोषक प्रवृत्ति विकसित हुई। किसानों का शोषण बढ़ा, किसानों ने विद्रोह करने लगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट, शोषण के अलावा जागीरदारों के स्थानांतरण से इनका ध्यान कृषि के विकास पर न होकर राजस्व प्राप्ति ही इनका मुख्य लक्ष्य बन गया। अतः कृषकों के शोषण से किसान खेत छोड़कर भागने लगे, जिससे मुगल राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये हमारे नकारात्मक प्रभाव रहे। फिजूल खर्ची और स्थानांतरण से इनका कार्य केवल राजस्व प्राप्ति इनका मुख्य लक्ष्य हो गया। इससे किसानों ने खेती छोड़ना प्रारंभ कर दिया और मुगल राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, कुल मिलाकर मनसबदारी व्यवस्था अकबर की एक मौलिक सोच थी और उसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, किंतु मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था में पैदा हुई कमजोरियों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर भी किया। फलतः साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले मनसबदारी व्यवस्था थी, राज्य सुदृढ़ था, लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, मनसबदारी के साथ जागीरदारी जोड़ने लगी, जहां नगद वेतन के स्थान पर भूखंड दिए जाने लगे मनसबदारों को। इससे कमजोरियां पैदा हुई मुगल साम्राज्य में और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आज का वीडियो पूरा होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल कुछ और मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।